अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच इंडियंस ने 11 महीने में 15 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जिसमें से सबसे ज्यादा शेयर पर्सनल लोन का है, लगभग 36%। और भारत के 53% युवा 30 साल की उम्र से पहले ही पर्सनल लोन ले लेते। आज के समय में हर एक जरूरत के लिए अलग अलग लोन अवेलेबल है। घर खरीदना है तो होम लोन ले लो, गाड़ी खरीदनी है व्हीकल लोन लो, पढ़ाई के लिए चाहिए एजुकेशन लो। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला पर्सनल लोन आखिर लोगों को क्यों चाहिए? एक या दो नहीं, पूरे 72 क्रेडिट कार्ड के बिल के बोझ में दबे मुंबई के एक पूरे परिवार ने कर ली। इससे होता क्या, 50 लाख का लोन आप 10 साल में खत्म कर देते। मतलब 28 की उम्र में लिया लोन 58 साल तक चलेगा, लेकिन 40 की उम्र में लिया लोन 50 साल में खत्म, सिर्फ 10 साल में। सबसे बड़ा डर होता है ये ब्रोकरों का डाला हुआ, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने वाला है, आज ले लो, कम से कम बुकिंग अमाउंट तो डाल ही दो। नहीं डालेंगे हम बुकिंग अमाउंट, जाओ। अभी रिसेंट का घटना है ये, आंध्रा के एक इंसान ने इस ऐप से लोन लिया था। जब वो लौटा नहीं पाया तो इस ऐप वालों ने उसकी पत्नी की ऐसी तस्वीरें बनाई को वायरल कर दी। और उसके बाद इन ससुरों से पूछो जरा, भैया सोसाइटी की लिफ्ट अगर बंद हो जाए ना, इनसे सीढ़ियां चढ़ने में इनको आफत आ जाएगी। और लाखों खर्च करके लेह लद्दाख में ट्रैकिंग करने जरूर जाएंगे। ये फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है। भारत के 40% जेनजी ये सब के सब कर्जे में डूबे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड को तो लोग दहेज में मिले उस डबल बेड की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसे कभी भैया वापस ही ना करना हो। आज के दौर में गुलाम जंजीरों में नहीं, कर्जे में है चचा। अब देखो भैया, पहले ही बता दूं, आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। बाकी सेशन बाकी वीडियो जैसा नहीं है ये। आज मैं नहीं बोलूंगा, आज फैक्ट्स और फिगर्स बोलेंगे, कोई गैस नहीं, भरपूर डेटा देने वाला हूं आज। मुझे अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि भैया भारत की इकोनॉमी तो हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है, पर हम तो वहीं के वहीं हैं, हम अमीर काहे नहीं हो पा रहे हैं। जरा हॉरोस्कोप चेक करके हमारा बताओ, हमारी कुंडली में कौन सा राहु बैठा है जो हमारे पल्ले पैसा ही नहीं आ रहा है। तो इस पर एक बात बताऊं भाई साहब, आपकी कुंडली में इसका जवाब नहीं है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में इसका जवाब है। आपका हॉरोस्कोप नहीं, हॉररस्कोप है। सच कहूं तो आपका भविष्य बड़ा डरावना है अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो। बुरा मत मानना, खुद अपने आप से पूछ कर देखो, क्या रीजन है कि बढ़ती इकोनॉमी का बेनिफिट सिर्फ कुछ लोग ले पाते हैं और आप अभी भी 100 रुपए की कमाई में से 105 रुपए के खर्चे मैनेज करने में लगे हुए। असलियत तो यही है ना, कमाई 100 रुपए है, खर्चे 105, 110, 115। अरे कौन नहीं पूछ रहा है, उड़ाओ, जवानी का दिन है, ये सब दोबारा थोड़ी आएगा। क्या रीजन है कि आपके कुछ दोस्त अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं? कुछ तो होंगे ना जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और आप उनको कंजूस कहते होंगे। क्या रीजन है कि कुछ लोग आपके यूरोप और दुबई के ट्रिप भी बना लेते हैं, पर आप अभी भी अपनी पुरानी पैंट से 500 रुपए का नोट मिल जाए तो ऐसे नाचने गाने लगते हो जैसे करोड़ों की संपत्ति हाथ लग गई हो? होता है ऐसा? देखो भैया, सच सुनने का स्टेमिना हो तो आज ये पूरा वीडियो देखना, नहीं तो मैं कहूँगा अभी बंद करके चले जाओ उधर जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो ना, वही जो आप करते हो वो करने में लग जाओ। आज मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, आज मैं आपको डांटूंगा भी, समझाऊंगा भी और बहुत कुछ सिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले आपको कुछ फिगर्स बताता हूं। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 2018 से 2020 के बीच 16,000 इंडियंस ने सिर्फ इसलिए क्या की क्योंकि वो भारी कर्जे में थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 19% का कारण फाइनेंशियल इश्यूज है। एक या दो नहीं, पूरे 72 क्रेडिट कार्ड के बिल के बोझ में दबे मुंबई के एक पूरे परिवार ने, एक मिडिल क्लास परिवार ने, पूरे परिवार ने कर ली। गुड़गांव रहने वाली एक 23 साल की महिला, पहले क्रेडिट कार्ड से बेहिसाब खर्चे उसने करे, बेहिसाब शॉपिंग करी, और जब बिल भरने की बारी आई तो पैसे थे नहीं। कंपनी ने इतना परेशान किया कि महिला को लगानी पड़ी। 8 लाख के कर्जे में दब के दिल्ली का एक पिता अपनी 5 साल की मासूम बच्ची के साथ कूद गया। मैं जानता हूं ये सब सुनकर के आपको बुरा लगेगा, दिमाग में पहले उस बच्ची का ख्याल आएगा जिसका कोई कसूर था नहीं, मगर उस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखो बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है, सब सुनकर सोचकर, मुझे भी लगता है। लेकिन ये बातें बताने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, समझाना है, बहुत कुछ समझाना है, ताकि आप लोग ये गलतियां दोहराए ना जो इन लोगों ने करी थी, और इनकी तरह मिडिल क्लास ट्रैप और डेट ट्रैप, ये कर्जों का शिकार आप ना बने। अब आप ये पूछोगे कि ये मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है, समझाता हूं बड़ा डिटेल में।
जब एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज़्यादा होने लग जाए, जब आपकी खर्चे आपकी कमाई का दायरा फाड़ कर आगे निकल जाएं, तब एक ट्रैप, तब एक जाल शुरू होता है। उस जाल के बारे में डिटेल में समझाता हूं। जब कमाई से ज़्यादा खर्चे हों, आसान भाषा में बोलूं तो जब आमदनी 98 हो और खर्चा रुपया नहीं भैया 500 रुपया हो, तब उस जाल की शुरुआत होती है। भारतवासियों ने पहले ही अंग्रेजों की बहुत गुलामी करी है, मगर आज भी गुलामी कर रहे हैं। आज गुलामी कर्जे की कर रहे हैं लोग। आज के दौर में गुलाम जंजीरों में नहीं, कर्जे में हैं चचा। इस बीच बहुत कुछ दिमाग में आपके चल रहा होगा, अभी सुनते रहिए, भी बहुत कुछ चलेगा। एक आंकड़ा बताता हूं। इंडिया में 68% लोग ऐसे हैं जो उधारी तो ले लेते हैं पर उसे चुका नहीं पाते। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे 90% लोग ऐसे ही हैं जो भैया उधार तो लेते हैं फिर मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, मतलब दिखना बंद हो जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ऐसे सबके साथ होते हैं। ऐसे दोस्त सबके ही होते हैं जो पैसा लेकर के गुल हो जाते हैं। खैर, अब एक कहानी के जरिए आपको बहुत सारी बातें समझाने वाला हूं। इस कहानी के हमारे दो किरदार हैं, एक होशियारी लाल है, दूसरा उधारी लाल है। नाम से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है ये। सुनाता हूं। उधारी लाल महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, होशियारी लाल 50,000 रुपए कमाता है। उधारी लाल सारे उड़ा देता है, होशियारी लाल उस 50,000 में से भी 15,000 बचा लेता है। अब आपके हिसाब से ज्यादा अमीर कौन होगा बताओ? 10 साल बाद, 15 साल बाद कौन बनेगा अमीर? रुको रुको, भी जवाब मत देना, अभी आता होगा, बहुत कुछ बताता हूं अभी। उधारी लाल ऐसी क्या गलतियां कर रहा है कि ज्यादा कमाने के बाद भी वो 1 रुपए भी बचा नहीं पा रहा है? सबसे पहली गलती, क्रेडिट कार्ड पर हद से ज्यादा डिपेंडेंसी। क्रेडिट कार्ड को तो लोग दहेज में मिले उस डबल बेड की तरह इस्तेमाल करते हैं जिसे कभी भैया वापस ही ना करना हो। ऐसे बटोरे जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड जैसे लंगर में मेरी फ्री की पूड़ी हो। हाल तो यही है ना। 2021 का एक डेटा बताता हूं। 2021 में लगभग 6 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर 2025 में 4 साल बाद यह नंबर बढ़कर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा हो गई। इन 4 सालों में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन 3 गुना बढ़ गए हैं। 6 लाख करोड़ से बढ़ के लगभग 21 लाख करोड़ जा चुका है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन सिर्फ 3 साल में। भाई साहब, इतना क्रेडिट तो ट्रम्प चाचा भी नहीं लेता जितना हम मिडिल क्लास लोग ले रहे हैं इन दिनों। और सुनो, इसी दौरान आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड लोन्स यानी कि क्रेडिट कार्ड का उधार भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। 2020 में ये 1.4 लाख करोड़ बकाया था क्रेडिट कार्ड वालों का, और 2024 में ये पहुंच गया लगभग 3 लाख करोड़। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 5 सालों में क्रेडिट कार्ड एनपीए 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। एनपीए समझते हो ना, जो पैसे ही नहीं चुका पाए। लगभग 1100 करोड़ से 6700 करोड़ तक ये एनपीए पहुंच गया। एनपीए मतलब वो लोग जो उधारी 90 दिन से ज्यादा, मतलब 90 दिन के बाद भी बकाया नहीं चुका पाते। एक रिपोर्ट आई ट्रांस यूनियन सिबिल की। उसके अकॉर्डिंग युवा मिलेनियल्स यानी कि वो युवा जो 1990 से 1995 के बीच पैदा हुए हैं, अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट यूज कर रहे हैं और उसे चुका नहीं पा रहे हैं। सर, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी भी बढ़ गई है। वो कंपनी वाले लिमिट तो बढ़ाएंगे, उनका इरादा है कि आप ज्यादा खर्च करो, क्योंकि वसूली तो आपसे वो कर लेंगे। वो लिमिट बढ़ाएंगे लेकिन आपको लिमिट यूज नहीं करनी है, अपने खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। वो डायलॉग था ना मीम, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्रेडिट कार्ड का हाल ऐसा ही है, लिमिट पे लिमिट बढ़ाएंगे वो, लेकिन आपको यूसेज नहीं बढ़ाने हैं। एक और रिपोर्ट बताता हूं। 33% क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 25,000 से कम रकम के होते हैं। ध्यान से समझना इसको, मैंने क्या कहा? 33% से ज्यादा डिफॉल्ट 25,000 से कम के रुपए के होते हैं। मतलब अगर 25,000 रुपए देने की भी औकात नहीं है तो क्रेडिट कार्ड लेते क्यों है भाई? 25,000 देने की भी अगर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड क्यों? इसलिए पर्सनल फाइनेंस में एक बात अक्सर कही जाती है कि क्रेडिट कार्ड उसे ही यूज करना चाहिए
जिसे क्रेडिट की जरूरत ना हो। मतलब क्रेडिट कार्ड उसी को लेना चाहिए जो क्रेडिट कार्ड का समय से पहले भुगतान कर पाए, इतने पैसे बैंक में हैं, उसी के लिए क्रेडिट कार्ड है। मगर आज लोगों का पर्पस अलग है क्रेडिट कार्ड लेने का। अरे सैलरी कम है, कमाई कम है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या करो, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अरे बपौती, खर्चे देने पड़ेंगे भैया जो कर रहे हो महीने के। 45 दिन की लिमिट देते हैं वो, 46वें दिन लगेगा इंटरेस्ट, और नहीं दोगे तो मिनिमम ड्यू पेमेंट अलग से, और वो भी नहीं दोगे तो घर पे पहुंचेंगे, गर्दन पकड़ करके पैसा वसूल लेंगे वो। ये असलियत होती है क्रेडिट कार्ड की। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि एसबीआई कार्ड ने 20,000 क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिए हैं। ऐसा ही बाकी बैंक्स भी कर रहे हैं जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। पहले ही ये लोग क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहे थे, अब लीगल खर्चा अलग से होगा इनका। तो आखिर प्लान क्या है लोगों का, ये नहीं समझ आता। प्लान है भी कि नहीं। देखो भैया, विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर अगर भाग सकते हो तो भाग लेना, वैसे भाग पाओगे नहीं। वो तो भागकर लंदन चले गए। आपको भागना पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश रोडवे की बस पकड़ करके गोंडा वाली बुआ के पास जा सकते हो। बस वहां पहुंचकर ये मत कहना कि बैंक वालों से भाग करके आया हूं। ऐसे लोगों के लिए गाना भी याद आता है मेरे को। वो गाना है ना, दिल संभल जा जरा फिर उधारी लेने चला तू। बदल दिया मैंने, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब चलते हैं उधारी लाल की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक। अभी पहला था, अभी बहुत सारे हैं, सुनो ध्यान से। टेकिंग पर्सनल लोन फॉर लग्जरीज। अरे भैया, ये सबसे बड़ा दर्द है। दर्द नहीं है, ये दर्द बेसिकली बाद में बनता है, पहले तो सबसे बड़ी खुशी है। मतलब उन चीजों के लिए पर्सनल लोन लेना जो जरूरत नहीं है, शौक है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि जितने भी नए लोन लिए गए हैं रिसेंटली, उनमें से 1/3 से ज्यादा पर्सनल लोन है। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच इंडियंस ने 11 महीने में 15 लाख करोड़ के लोन लिए हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा शेयर पर्सनल लोन का है, लगभग 36%। एक सरल क्रेडिट का सर्वे आया था, 67% इंडियंस ने लाइफ में एक बार तो पर्सनल लोन लिया ही है, और भारत के 53% युवा 30 साल की उम्र से पहले ही पर्सनल लोन ले लेते हैं। यह डेटा मेरे को हैरान करती है, परेशान भी करती है। क्यों जानते हो? आज के समय में हर एक जरूरत के लिए अलग अलग लोन अवेलेबल है। घर खरीदना है तो होम लोन ले लो, गाड़ी खरीदनी है व्हीकल लोन लो, शादी करनी है मैरिज लोन लो, पढ़ाई के लिए चाहिए एजुकेशन लो। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला पर्सनल लोन आखिर लोगों को क्यों चाहिए? क्यों ले रहे हैं लोग? और वो भी 30 साल की उम्र से पहले। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ती है कि हमारे यूथ को पर्सनल लोन लेना पड़ता है? सोचने वाला बात है भाई साहब। ऐसी कौन सी चुल्ल मची है कि सबसे महंगा लोन यानी कि पर्सनल लोन चाहिए ही चाहिए? अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की ऐसी तैसी करा करके आखिर क्यों चाहिए? समझ रहे हो ना? वही फोन, गाड़ी, दूसरों को दिखाना, इज्जत चली जाएगी नहीं दिखाएंगे तो गरीब ना समझ ले, यही सब कारण होते हैं। समझाता हूं डिटेल में भी। जब मैंने इसका रिसर्च किया ना तो चौंक गया भाई साहब। पैसा बाजार के एक सर्वे से यह पता चला कि 20% पर्सनल लोन ट्रैवलिंग और वेकेशन के लिए लिए जा रहे हैं। चाहे मनाली जाने के पैसे हो ना हो, इन लोगों को लोन लेकर के मालदीव जाना है। इन ससुरों से पूछो जरा, भैया सोसाइटी की लिफ्ट अगर बंद हो जाए ना, इनसे सीढ़ियां चढ़ने में इनको आफत आ जाएगी, और लाखों खर्च करके लेह लद्दाख में ट्रैकिंग करने जरूर जाएंगे ये। और ये सब इसलिए ताकि इंस्टाग्राम पर रील डालकर खुद को कूल दिखा पाओ। भाई साहब, इतने महंगे लोन लेकर के घूमने वाले कूल नहीं, फूल होते हैं, बकलोल होते हैं, मां बकलोल होते हैं। यही वो लोग होते हैं 40-45 साल के बाद फ्रस्ट्रेशन में बाकी की जिंदगी निकालते हैं, क्योंकि चारों तरफ से कर्जे से घिरे होते हैं। इतना ही नहीं, ये 37% पर्सनल लोन स्मार्टफोन और महंगे गैजेट्स खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। जब तक हाथ में 1.5 लाख का आईफोन ना हो, हाथ में महंगी एप्पल वॉच ना हो, पहनने के लिए H&M और जारा के ब्रांडेड कपड़े ना हो, जेब में भैया लुई वुइटन का पर्स भी चाहिए, पैर में पूमा नाइकी के जूते भी चाहिए, ये सब नहीं होगा तो इज्जत कौन करेगा? गरीब समझ लेंगे सब लोग, रह नहीं पाएंगे सोसाइटी में। ये सोच है।
और यही मार रही है। हम सिर्फ ज्यादा खरीद नहीं रहे, हम दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा खरीद रहे हैं। सच्चाई है ना? अगर मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात बिल्कुल सच बोल रहे हो चाचा, ऐसे लिख के बताइए। हालांकि मैं चाचा नहीं हूं, चाचा वाली उम्र हुए नहीं अभी, लेकिन बात तो सही है। 50,000 की सैलरी पर लोग पर्सनल लोन लेकर 1.5 लाख का आईफोन खरीद रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी बताया था, इंडिया में 70% आईफोन ईएमआई पर बिकते हैं। आईफोन का मार्केट शेयर इंडिया में 10% का है। मतलब जितने भी ब्रांड बिकते हैं भारत में, उसमें से जो आईफोन है वो 10% है भारत में। उसको असलियत में अफोर्ड करने वाले लोग सिर्फ 0.5% हैं। क्यों? क्योंकि भैया आईफोन अफोर्ड करने के लिए, 1.5 लाख का आईफोन अफोर्ड करने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 3 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। और आईफोन लेने वाले लोग 20 गुना ज्यादा कैसे है? मतलब सिर्फ 0.5% लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो टोटल मार्केट शेयर का 10% कैसे बिक रहा है? इतना ज्यादा आईफोन कहां से बिक रहा है? ईएमआई है ना, क्रेडिट कार्ड है ना, और वो भी नहीं है तो पर्सनल लोन तो है ही। मगर रियल लाइफ में आधा किलो इनकी सेब खरीदने की औकात नहीं होगी, लेकिन फोन इनको हाथ में चाहिए, वो कटा हुआ सेब वाला ही। इनसे पूछना, ये जो आईफोन लगा घूमते हैं ना, कितने किलो सेब खाते हो रोज? सेब कब आया था आखिरी बार घर में? नहीं भैया सेब तो बहुत महंगा है। तो हाथ में काहे रखे हो? हैं ईएमआई वाला, वो भी तो सेब है। और फिर लोग कहेंगे हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। कहां से होंगे सर? ऐसी प्लानिंग से तो कोई आपको मुकेश अंबानी का बटुआ भी दे देना, तब भी आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, इंडियन मिडिल क्लास इज बोरोइंग जस्ट टू सर्वाइव प्रेजेंट। किसी तरह बस आज वर्तमान निकल जाए, बाकी भविष्य देख लेंगे। ये ऐसी फिल्में देख करके जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जवानी है दीवानी, अरे वो फिल्में बनाते इसलिए हैं कि ताकि आपको बेच पाएं। वो सपने बेचते हैं और तुम सपने खरीदते हो, और वो बेच करके अमीर बन रहे हैं और आप गरीब नहीं, उनके गुलाम बन रहे हो। गाना सुना ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। आज ले लो जिंदगी का मजा, कल जिंदगी ले लेगी आपके मजे, और लेती रहेगी जिंदगी भर। बस ऐसे गानों से बॉलीवुड का भैया आपका काट रहे हैं और आप कटवा रहे हो जिंदगी भर। अच्छा, एक और चीज के लिए लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं, पता है किसके लिए? क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए। हाँ, पहले शुरुआत में तो मजा आता है क्रेडिट कार्ड लेने में, उससे खर्चे करने में। जब दर्द बनता है तो पर्सनल लोन साथ देता है। मतलब लोन चुकाने के लिए एक और लोन, और उसे चुकाने के लिए एक और लोन। इसे ही कहते हैं डेट ट्रैप, कर्जे का जाल। देखो भैया, इतने ही शौक हैं, इतने ही खर्चे करने हैं, इतना ही चीजें खरीदनी है, मजे लेने हैं, तो नई स्किल ऐड करो, नई नई कमाई के जरिए बनाओ। क्योंकि लोन की छुट्टी कभी नहीं होती। 15 अगस्त को भी चलता है, 26 जनवरी को भी चलेगा, 2 अक्टूबर को भी चलेगा। तो ऐसे में कमाई को सिर्फ 9 से 5 क्यों रखते हो? उसको भी बनाओ ना ऐसा, ताकि संडे को भी कमाई आए, मंडे को भी आए, 2 अक्टूबर को भी आए, हर दिन कमाई आए। समझदारी तो उसमें है ना। पहले जमाने में लोग वसीयत में बच्चों को गोल्ड, कैश, प्रॉपर्टी देके जाते थे। आजकल बच्चों को लोग लोन देकर जाते हैं। लोन कौन सा? लोन के पैसे देकर नहीं, लोन चुकाने के लिए। बाबूजी क्या छोड़ के गए? तो भैया 50 लाख का लोन छोड़ के गए, चुकाना है। ऐसे बाबूजी की फोटो पर कभी माला चढ़ के उस पर अगरबत्ती दिखाई जाएगी? नहीं दिखाई जाएगी। क्यों? यही बाबूजी हैं जो कर्जा छोड़ के गए हैं। फोटो तक नहीं लगेगा इनका। अरे मर उर गए तो फोटो नहीं लगेगा घर में, कोई पूजेगा नहीं। हो सकता है कि बाल बच्चे तो पूछ ले, उनके बाल बच्चे कभी नहीं पूछेंगे यही दादाजी थे जो कर्जा छोड़ के गए हैं। तो कर्जा नहीं, संपत्ति छोड़ के जाओ, इतना कुछ सीख लो। अब आप डिसाइड करो कि आपने अपने शौक घटाने हैं या इनकम बढ़ानी है। लोन की टेंशन में आपके सिर के बाल घटाने हैं, क्या करने हैं? अब चलो तीसरी गलती बताता हूं, उधारी लाल की। ये उधारी लाल कौन है? तीसरा आदमी मत समझ लेना, हो सकता है आप ही हो। तब समझ पाओगे। तीसरी गलती है होम लोन एट यंग एज। अरे क्या बात कर रहे हो यार, होम लोन तो लेना अच्छी बात है, घर खरीद रहे हैं, ये गलती कैसे हो गई? समझाता हूं अभी।
जॉब लगे अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं होते और देख लिया भैया सोसाइटी में नौकरी में इधर उधर लोगों को देख लिया, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उधर से एजेंट के फ़ोन आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं, अभी घर ले लो। घर लेने का चिल्ला गया, एक फ्लैट तो ले ही लेते हैं, फ्लैट तो लेना ज़रूरी है। कल को शादी करोगे तो बहू को किराए के मकान में रखोगे क्या? बाबूजी भी बोल देंगे ये डायलॉग, ले लो बेटा, अब ईएमआई दे पाओगे तुम। लोग बातें बनाएंगे कि भैया इज्जत का क्या होगा। कैसे कह पाएंगे कि लड़का दिल्ली में रह रहा है तो अपना घर ले रहा है, अपना घर है लड़का का, तो होम लोन है, सहारा है, होम लोन लेकर के घर हो जाएगा। डाउन पेमेंट के लिए 2-4 लाख कम पड़े, ससुर जी से ले लेंगे अगर शादी हो गई है तो, शादी नहीं हुई तो बाबूजी से ले लेंगे। ये सोच होती है, आप देखोगे अपने आसपास, या आप भी हो सकता है ये सोच पाल के रखे होगे। वैसे ही प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते ही रहेंगे, क्या जाएगा, लोन ले लेते हैं, एसेट बन जाएगा। कुछ एसेट नहीं बनेगा, ये सर का दर्द बनेगा आगे जाके। लोग जहां पहले 35-40 की उम्र में होम लोन लेते थे, आज 25-26 की उम्र में लोन ले रहे हैं, डेटा बताता है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट है, इन 10 years एवरेज एज ऑफ होम लोन बायर्स हैज डिक्रीज फ्रॉम 40 to 28 इन इंडिया। मतलब पिछले 10 सालों में होम लोन लेने वालों का एवरेज एज 40 से घटकर 28 हो गई है। मतलब अब 40 में लोग होम लोन नहीं लेते, अब 28 में, 27 में, 26 में ले रहे हैं होम लोन। कर्जे में लिए मकान के मालिक आप नहीं होते सर, वो आपका मालिक होता है। समझाता हूं। भी यंग एज में होम लोन लेने का नुकसान क्या होता है, देखो 50 लाख का अगर आपने लोन लिया है, समझना अभी ध्यान से समझिएगा, 50 लाख का अगर आपने लोन लिया है, 9% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, मंथली ईएमआई मान लो 40,000 के आसपास आ रहा है, 30 साल का रीपेमेंट पीरियड बनेगा, मतलब 30 साल में आप लोन चुकाओगे, मतलब रिटायरमेंट तक किस्त चलेगी आपकी। टोटल इंटरेस्ट आप जो पे करोगे लगभग 95 लाख पे करोगे, प्रिंसिपल यानी कि मूल से 2 गुना ज्यादा। जब 50% से ज्यादा सैलरी होम लोन की किस्त देने में चली जाएगी तो सेविंग क्या ही करोगे, बेचारे बन के रहोगे, कहां से लाओगे, वेल्थ कहां से बनेगा। और यही काम थोड़ा सा आप बदल दो, थोड़ा डिले कर दो इसको। अगर 40 की एज में मकान लिया होता तो पहले डाउन पेमेंट की दिक्कत नहीं आती, ससुर जी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता, इज्जत नहीं जाती ससुराल में कि दामाद कैसे चुन लिया भैया, हम इस कर्जा मांग रहा है, किसी से लेना आना पड़ता, अपनी सेविंग से काम चल जाता। क्योंकि 40 की उम्र में इतनी सेविंग आप बना चुके होगे, सैलरी भी ज्यादा हो चुकी होती, तो ज्यादा ईएमआई की औकात बन चुकी होती। मंथली ईएमआई 40 के बजाय, 40,000 के बजाय आज 63,000 भी होता, तब भी आप बड़े आराम से देते। इससे होता क्या, 50 लाख का लोन आप 10 साल में खत्म कर देते। मतलब 28 की उम्र में लिया लोन 58 साल तक चलेगा, लेकिन 40 की उम्र में लिया लोन 50 साल में खत्म, सिर्फ 10 साल में। हाँ, यही हिसाब करके देख लो। तो अगर अभी भी कमाना शुरू किया है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ये ब्रोकर लोग खामखा डराते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लेकर के, फोन करके, रेट बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी। अरे प्रॉपर्टी का रेट आज से थोड़ी बढ़ रहा है, बाप दादा परदादा नाना परदाना सबके जमाने से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ ही रहा है। तो 2 साल बाद, 5 साल बाद भी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा तो कौन सी नई चीज आ जाएगी। ये नहीं समझ रहे कि भैया प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे तो आपकी कमाई भी तो बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तो ज्यादा ईएमआई देने की क्षमता भी तो बढ़ेगी, जल्दी लोन खत्म होगा ना। ये सबसे बड़ा डर होता है, ये ब्रोकरों का डाला हुआ, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने वाला है, आज ले लो, कम से कम बुकिंग अमाउंट तो डाल ही दो। नहीं डालेंगे हम बुकिंग अमाउंट, जाओ, ये बोल करके फोन काट दो। वैसे भी एक बात समझ लो, लोन पर लिया गया मकान आपका नहीं, बैंक का होता है। अब बैंक वालों के लिए मकान खरीद रहे हो आप, और उसी बैंक से महंगे इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं ये बैंक वाले, जिसके लिए आप लोन खरीद रहे हो। मतलब मालिक वही होने वाले हैं, आप उन्हीं से लोन लोगे, उन्हीं के नाम पे घर रहेगा आपका। ईएमआई बाउंस करके देखो, घर ना पहुंच जाए तो वो घर ना खाली करा दें जिसको आप अपना समझ रहे हो। ये कौन सी समझदारी हुई। चलो उधारी लाल की चौथी मिस्टेक बताता हूं, अभी सुनते जाओ। ब्रांड न्यू कार चाहिए, वो भी लोन पर। मिडिल क्लास की बड़ी गलती, बाइंग अ ब्रांड न्यू कार। क्या आपको पता है कि 12 लाख की कार शोरूम से निकलते ही 10 लाख की हो जाती है।
मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में इससे ज्यादा फास्ट डिप्रिसिएशन किसी चीज का नहीं होता। कार बाहर निकाल के लेके जाओ, 12 लाख की कार 10 की हो जाएगी। एक तो इंडिया में जो अड़ोसी पड़ोसी को दिखाने का चक्कर है, इसने मिडिल क्लास को बर्बाद कर रखा है। 10 लाख से नीचे की गाड़ी कोई लेता है क्या? अरे क्यों ले? वो सब कार थोड़ी होती है, बेकार होती है। एसयूवी लेंगे भैया, सनरूफ वाली। नहीं तो पड़ोसी नैनो छाप समझेगा, अरे गरीब है लग रहा है, सनरूफ नहीं इसके कार में, ऐसा समझ लेगा। सनरूफ वाली लेंगे। और ये सनरूफ वाली गाड़ी का पता नहीं क्या क्रेज है। आपने गाड़ी की सनरूफ खोलकर अचार सुखाओगे उस नीचे उसके। बस 2 दिन आपके बच्चे गाड़ी के सनरूफ के सिर निकाल कर, उसे सनरूफ से बाहर से निकाल कर मार्केट के चक्कर लगा लेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। फिर बच्चों को भी समझ में आ जाएगा यार ये पागलपन कर रहे हैं हम। बट नहीं, टशन के चक्कर में हमको 2-3 लाख एक्स्ट्रा फूकने ही पड़ते। दिखाना है ना। पड़ोसी ने 4 लोगों ने सनरूफ वाली गाड़ी ले रखी है, तो हम बिना सनरूफ वाली कैसे ले लें? पैसे फूकने की इतनी चुल है तो दान करो, दुआएं भी मिलेंगी और आगे चल के कमाई भी बढ़ेगी, अच्छी गाड़ी ले पाओगे। देखो भैया, मैं ये नहीं कहता कि सारे खर्चे मत करो, करो खर्चे, लेकिन खर्चे से पहले औकात बनाओ। औकात से पहले शौक कर्जे की तरफ ले जाते हैं, और कर्जा ले जाता है आपको मानसिक बीमार बनाने की ओर। और एक मानसिक बीमार आदमी परिवार के लिए भी नुकसानदेह है और सोसाइटी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। वो सबका भविष्य खराब करेगा। ये कर्जा इतनी ताकत रखता है, सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे खानदान का भविष्य खराब करेगा ये। देखो, करो खर्चे, बेशक करो, अफोर्ड कर सकते हो तो करो, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब आदमी अपनी औकात भूलकर पीयर प्रेशर के चक्कर में ये सब करने लग जाता है। बंदे को लगता है नौकरी इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, मेट्रो या ऑटो में धक्के खा करके जाएं। हम भी थाट से गाड़ी में जाएंगे, अपनी गाड़ी में जाएंगे दफ्तर। आप और आपका कलीग दोनों ईएमआई पर गाड़ियां खरीद के घूम रहे हैं। जिसको दिखाने के लिए आप गाड़ी लिया है ना, वो भी ईएमआई पर है। वो आपको दिखा रहा है, आप उसको दिखा रहे हो। मतलब वो आपको बना रहा है, आप उसको बना रहे हो। दोनों एक दूसरे को बना बना करके बनते चले जाओ, और आप दोनों इस बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर, आपकी ये दोनों कौन कमा रहा है? बैंक मिल रहा है उसको इंटरेस्ट, और कार वाली कंपनी, घर वाली कंपनी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में बैंक ने 50,000 से ज्यादा गाड़ियां इसलिए जब्त कर ली क्योंकि लोग उसका लोन नहीं चुका पाए थे। गाड़ी नहीं लेंगे भैया, भले ही पहले साल में डिफॉल्ट करके बैंक को वापस करनी पड़ जाए, लेकिन लेंगे नहीं। अब सुनो, कार लेने का पर्पस अगर यूटिलिटी है तो सेकेंड हैंड कार में लेने में क्या दिक्कत है चाचा? आधे दाम में लो, इंश्योरेंस भी सस्ती पड़ेगी, किस्त नहीं, ईएमआई का टेंशन नहीं। बोर हो जाओ तो 5-6 साल में दूसरी ले लो, जब तक सैलरी भी बढ़ जाएगी थोड़ी। लेकिन सेकेंड हैंड कार लेने का नाम ही सुनकर कुछ लोगों के नाक चढ़ जाते हैं, जैसे गटर के पास से गुजर रहे हैं। अरे नखरे कम करो। घर वाले भले ही हमें गोलू कहते हैं, मगर हम तो खुद को गौतम सिंघानिया समझते हैं ना। और सिंघानिया साहब सेकेंड हैंड कार में थोड़ी चलेंगे, इससे बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, मारेगा ये सब। 5वीं गलती सुनो अबू धारीलाल की। हाई ईएमआई टू इनकम रेशियो। द ईएमआई टू इनकम रेशियो फॉर इंडियंस इज 61% इन 2024। आप बोले अंग्रेजी का है बोल रहे हैं, हिंदी में समझाता हूं, सुनो। इसका मतलब ईएमआई देने के बाद सिर्फ 39% इनकम बचती है लोगों के पास बाकी खर्चों के लिए। अब जब इतने सारे लोन्स लोगे तो ओवरऑल ईएमआई तो बढ़ेगी। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, भारत के 40% जेनजी यानी कि युवा की 1997 के बाद जो पैदा हुए हैं, वो युवा की बात कर रहा हूं। ये वही युवा हैं जिनकी आधी जिंदगी इंस्टाग्राम पर जा रही है, उसी युवा की बात कर रहा हूं। ये सब के सब कर्जे में डूबे हुए हैं। अब ये एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेते हैं, जैसा कि मैं पहले बताया मैंने। और अपनी सैलरी के कॉन्फिडेंस में आकर जो आप बेहिसाब लोन ले रहे हो ना चाचा, एक बात याद रखो, जिस दिन बाबू नौकरी गई ना, खटिया खड़ी हो जाएगी। और जब से एआई आया है, पिछले 2-3 साल से भयंकर ले ऑफ हो रहे हैं। सिर्फ अप्रैल में टेक इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में 23,000 से ज्यादा जॉब्स गई हैं। गूगल में काम करने वाले लोग, मेटा में काम करने वाले लोग, इंटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग, कौन लोग?
जो IIT IIM से पास आउट है, टॉप इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है। जब इनकी जॉब सिक्योर नहीं है, आपकी है नहीं भैया, हमें कौन निकाल देगा, ठीक है, पता चलेगा। एक और डेटा सुनो, सितंबर 2024 में लगभग 1.5 लाख हाई प्रोफाइल टेक ले ऑफ हुए, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग। पिछले महीने की बात है, अमेजॉन ने लगभग 14,000 मैनेजर्स को निकाला है। अमेजॉन ने, ये नहीं कहूंगा कि आपका नंबर कहीं तो नहीं है, वो आप देख लो, लेकिन फिजूल के लोन लेना बंद करो, और अगर लो तो ये थंब रूल जरूर फॉलो करो कि टोटल EMI शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ योर नेट इनकम। मतलब आपकी टोटल EMI आपकी कमाई की 30% ही होनी चाहिए, या उससे भी कम हो तो और अच्छा है, नहीं तो डेट ट्रैप में फंसोगे, कर्जे के जाल में फंसोगे। याद रखो भैया, 100 रुपए की कमाई 30 रुपए की EMI, ये फॉर्मूला कहीं दीवार पे चिपका लो। फिर से बोल रहा हूं, 100 रुपए की कमाई 30 रुपए की EMI, बस फिर जिंदगी आराम चलेगी। EMI आपको आजादी नहीं बल्कि आपके भविष्य को गिरवी रख देती है। छठा मिस्टेक बताऊं, उधारी लाल का छठा मिस्टेक सुना, तुरंत लोन देने वाली फेक एप्स के जाल में फंसना। सैलरी कम है, सिबिल स्कोर कम है, शौक तो बहुत है ना, पूरे करने हैं। अब अगर हमको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो इंस्टेंट लोन एप्स है ना, जो आपके प्ले स्टोर में पड़ा है, ऐप स्टोर में पड़ा है, वो सब लोन देंगे आपको। अब सुनो रिपोर्ट क्या कहती है। ऐसी ये जो फर्जी एप्स होती हैं, इनसे लिया लोन 2024 में 49% ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इतने ज्यादा लोग इन फर्जी ऐप से लोन ले रहे हैं। इनका नुकसान क्या होता है समझाता हूं। 10 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ऐसी ऐप से लोन ले चुके हैं अब तक। मिडिल क्लास इंडियंस की इसी बेवकूफी का फायदा उठाकर ये लोन एप्स कैसे आपको बर्बाद करती हैं जानते हो? बताता हूं। हर महीने 2 लाख इंडियंस इनके जाल में फंसते हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन देकर के आपको पहले तो लुभाती हैं, मतलब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आप बस पैसे ले लो इनसे। ये कहेंगे लोन भैया लो, सिबिल नहीं है क्या दिक्कत है, लोन लो हमसे। अब आप बोलोगे भैया कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट तो ले ही रही है, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो समझो दिक्कत क्या होता है। इन एप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? इनको फ्रॉड क्यों कह रहा हूं मैं जानते हो? ये एप्स डेलिबरेटली उनको टारगेट करती है जिनका सिबिल स्कोर कम है या खराब है। ये चाहती है कि आप लोन डिफॉल्ट करो और फिर आपसे 60% से लेकर के 500% तक इंटरेस्ट रेट वसूला जाता है। बोलने गड़बड़ी नहीं हुई मेरे से? 500% इंटरेस्ट वसूला जाता है आपसे। इसीलिए मैंने फ्रॉड बोला इनको। लॉगिन जैसे ही करोगे इन एप्स में, आपकी फोटोज और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ही सबसे पहले ले लेते हैं। वो कहते हैं ना अलाउ करो, और आप तुरंत अलाउ कर देते हो। वो पहुंच गए आपकी गैलरी में, और जैसे ही कोई EMI आप डिफॉल्ट करो, ये एप्स आपकी और आपके पूरे परिवार की फोटो को मॉर्फ करता है। मॉर्फ करने का मतलब ये एडिट करके ऐसे भद्दे तरीके से बना देगा। सोचो परिवार में माँ बहन कोई भी हो सकती है, उन फोटो के साथ ये क्या क्या कर सकता है, आप समझदार हो। और फिर उनको वायरल करेंगे ये, और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में फैला देते हैं। मतलब जिसने लोन लिया है उसी के कॉन्टेक्स्ट में फैला देंगे। यहां तक कि उसके दफ्तर में गुंडे भेजकर उसके बॉस और कलीग्स के सामने धमकाया भी जाता है। अब इन लोन एप्स के जो उत्पीड़न है, जो परेशान करते हैं, इसके कारण अब तक सैकड़ों इंडियंस ने क्या किए हैं। डेटा है ये, अभी रिसेंट का घटना है ये। आंध्रा के एक इंसान ने इस ऐप से लोन लिया था। जब वो लौटा नहीं पाया तो इस ऐप वालों ने उसकी पत्नी की ऐसी तस्वीरें बनाई, उसको वायरल कर दी, और उसके बाद वही खत्म। RBI ने कई बार कार्रवाई करी है इन पे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी 700 ऐसे ऐप्स हैं जो अभी भी इंडिया में एक्टिव हैं। शौक पूरे करने के चक्कर में इतना भी डेस्परेट ना हो जाओ कि पैसे कहीं से भी मिल जाए, बस उसके बाद फंसोगे इन ऐप्स के चक्कर में, बनोगे शिकार इनका। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सच में लोन ऐप्स ऐसे ही करती हैं, ऐसे ही ब्लैकमेल करती हैं। कितने लोगों
ने इनके प्रेशर में अपनी लाइफ खत्म की है। कितने लोगों ने, बहुत डेटा। अभी रिसेंटली एक फिल्म भी बनी थी सोनू सूद की फतेह मूवी, इसी पर बेस्ड है वो। इसलिए चाहे कितनी भी नीड क्यों ना हो चाचा, कम से कम इन एप्स के ट्रैप में तो मत फंसना, इनसे लोन नहीं लेना। मैं तो कहता हूं डाउनलोड तक मत करना। गाना सुना है ना, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। ये ऐप्स आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। ये उधार देंगे आपको चुम्मा बराबर, लेकिन ब्याज भी आपको चुकाना पड़ेगा पूरा यूपी बिहार, मतलब सब कुछ। अब 7वीं मिस्टेक बताता हूं इसी उधारी लाल की। भूलना मत उधारी लाल कौन है। हाँ, 7वीं गलती है नेग्लेक्टिंग इमरजेंसी सेविंग। एक सर्वे आई फिनोलॉजी की, 75% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड है ही नहीं है। अगर इनकी नौकरी चली गई तो ये पहले महीने से इनके ईएमआई डिफॉल्ट होने लग जाएंगे, जो भी लोन वोन ले रखा है इसने। एसबीआई रिसर्च का डेटा ये बताता है कि हाउस होल्ड सेविंग, यानी कि भारत में घरेलू बचत 50 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है, 5% ऑफ टोटल जीडीपी। इसका उल्टा अगर देखो तो आरबीआई की रिपोर्ट यह बताती है कि हाउस होल्ड डेट, कर्जा, घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 42% तक पहुंच गया है। क्या मतलब हुआ इसका, समझाता हूं। आज की डेट में एक आम इंडियन की जितनी सेविंग होती है ना, उससे 8 गुना ज्यादा उस पर कर्जा होता है। अब आप बोलोगे सर मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, मुझे इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। अरे बेवकूफ, आप खाने में हवा खाते हो क्या है? आपकी बाइक पानी से चलती है क्या? आपका मकान मालिक आपके रेंट के बजाय दुआएं लेता है क्या? आपके अंदर कितना भी देखो करंट क्यों ना हो, लेकिन घर का एसी तो बिजली से ही चलता है, तो इसका बिल तो भरोगे ना। इन सब के लिए कहां से लाओगे पैसे अगर जॉब गई तो? यहां आता है इमरजेंसी फंड का रोल। सारी जिंदगी अगर जॉब की सैलरी से चल रहा है या दुकानदारी से चल रहा है या जिस धंधे पानी से चल रहा है वो अगर नहीं रहा, पैसे की जरूरत फिर भी रहेगी। उस जरूरत को पूरा करने के लिए आता है इमरजेंसी फंड। होता क्या है मालूम, ये सब बातें आदमी को तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो ऐसी किसी सिचुएशन में फंस नहीं जाता। जब ऐसा कोई क्राइसिस आता है ना, तब आदमी को समझ में आता, अरे यार थोड़े इमरजेंसी फंड तो होते तो वहां से यूज कर लेते। इसलिए कहता हूं कि समझदार आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीखे, और उससे ज्यादा समझदार वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। तो जरूरी नहीं है कि लाइफ का हर लेसन हम अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि जिंदगी 500 साल की नहीं है दोस्त, 60-70 में ही निपटना है सबको। तो सीखने के लिए अपनी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की जिंदगियों से सीखना शुरू करो। अब आप बोलोगे सर आपने प्रॉब्लम्स और मिस्टेक इतनी सारी गिनवा दी, सॉल्यूशन तो बता नहीं रहे। सॉल्यूशन बताओ। बताता हूं सारे सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो। 7 गलतियां बताइए ना, 7 एक्शनेबल सॉल्यूशन भी बताता हूं। चाहो तो लिख लो पेन पेपर लेकर के, बच जाएगी जिंदगी। क्योंकि 60-70 की भले जिंदगी है, लेकिन जिंदगी एक ही है। सबसे पहले तो अपने आप को 1-2 क्रेडिट कार्ड तक सीमित करना सीखो। 10 क्रेडिट कार्ड जो पर्स में लेके घूम रहे हो ना, फेंको, तोड़ो। आजकल लोगों के पर्स में नोट से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। और क्रेडिट कार्ड का लिमिट 30% से ज्यादा यूज नहीं करना। याद है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये क्रेडिट कार्ड वाले बुलाएंगे आपको लिमिट दे दे करके, बढ़ा करके। इससे आप ज्यादा खर्चे करने से बच जाओगे और टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल रीपे कर पाओगे। दूसरा, 3 साल से ऊपर चलने वाली ईएमआई बिल्कुल नहीं चाहिए, लेना ही नहीं। गाड़ी की ईएमआई 5 साल 7 साल के लिए मिलती है ना, मुझे 3 साल से ऊपर नहीं चाहिए। अगर गाड़ी के लिए लेना है तो कोई भी ईएमआई मेरे 3 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट होम लोन, वो तो लंबा होता है। तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। ये कौन सा इन्फ्लेशन आ गया? ये वो इन्फ्लेशन है कि जब आपकी 25,000 की सैलरी 30,000 की हो जाती है तो आपका फोन बदल जाता है, आपका घर बदल जाता है, कपड़े का ब्रांड बदल जाता है। ये वही इन्फ्लेशन है। गाड़ी या नया फोन लेना जरूरी नहीं है भैया जब आपकी कमाई बढ़े। कम से कम 50% सैलरी इंक्रीमेंट को सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालो। जो सैलरी बढ़ी है उसको बोनस समझो, उसको इन्वेस्टमेंट में डालो। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट, वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट
कल को बहुत बड़ा होकर के बचा लेगा आपको, बना देगा जिंदगी। देखो, ये महंगाई अपने आप बढ़ती है, खर्चे हम खुद बढ़ाते हैं। डिफरेंस समझो क्या है। महंगाई रुकने वाली नहीं है, बढ़ती रहेगी, सदियों से बढ़ रही है। उसे रोकना हमारे आपके हाथ में है ही नहीं, पर खर्चे ना बढ़ाना और उसे रोकना हमारे ही हाथ में है। याद रखो, अंग्रेजी में एक बात कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट बाय। वेल्थ कमाने से नहीं, खर्चा कम करने से बनता है। अगर आप बहुत सारी चीजें खरीद लोगे तो आपके पास सिर्फ चीजें बचेंगी, बहुत सारा पैसा नहीं। चौथा सुनो, पर्सनल लोन के बजाय गोल्ड लोन लो। अगर सडनली पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है तो पर्सनल लोन मत लो, गोल्ड लोन ले लो, ज्वेलरी के बदले लोन ले लो। इस पर ब्याज कम होता है, 9 से 12% का ब्याज मिलता है, रीपेमेंट की अवधि भी छोटी होती है। जबकि पर्सनल लोन बहुत महंगा पड़ता है, 10-15%, 12%, 20%। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास गोल्ड होना चाहिए। अब कहो हमारे पास गोल्ड ही नहीं है, तो पहले पैसा कमाओ चाचा, तुम पहले गोल्ड बना लो। होनी चाहिए ज्वेलरी, ऐसा ना हो कि माँ के ज्वेलरी उठा करके लोन ले लो, ऐसा भी नहीं करना। पांचवा सुनो, डबल यूटिलिटी रूल बनाओ, यानी कि वही चीजें खरीदो जो 2 काम करे। मतलब सोफा कम बेड, बेड लेना है घर में, सोफा भी लेना है, सोफा कम बेड ले लो, कम खर्चे में दोनों काम हो जाएगा। ड्रायर वाली वॉशिंग मशीन ले लो, जो ड्राई भी करती हो, कपड़े भी धुल दे। वो 2 साइड वाला शर्ट ले लो, एक शर्ट खरीदो लेकिन 2-2 दिन पहन सकते हो। इससे फिजूल खर्चे और ईएमआई दोनों से बच जाओगे। छठा सुनो, कैश का इस्तेमाल करो, कार्ड और यूपीआई का नहीं। यह थोड़ा साइकोलॉजिकल है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है। ऐसा होता ही होता है, कभी ऑब्जर्व कर लेना आप। जब हाथ से पैसा फिजिकली जाता है ना, जब हम गिन करके ऐसे करके देते हैं, तब खर्च करने से पहले आदमी 2 बार सोचता है। अरे दर्द होता है कि नोट निकल के जा रहा है हाथ से। वहीं यूपीआई से कट 2 बटन दबा करके कर देता है, आदमी को फील नहीं होता कि मेरा नोट चला गया, पैसा चला गया। इसीलिए गिन करके देने की आदत डालो। जब भी किसी को खर्चा करना हो तो कैश में खर्चा करो, इंपल्स शॉपिंग कम हो जाएगा इससे। 7वां, घर खरीदने का 44/40 रूल बनाओ। जो भी घर खरीदो उसकी कीमत आपकी सालाना सैलरी से 4 गुना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम 40% अमाउंट डाउन पेमेंट करने की औकात बनाओ। 40% मतलब 1 करोड़ का अगर घर है तो 40 लाख डाउन पेमेंट, इतना पैसा नहीं है तो मत खरीदो ना। बाद में खरीदना, कमाई बढ़ा करके, सेविंग बढ़ा करके। नहीं, घर का रेट बढ़ जाएगा। अरे थोड़ी देर पहले बताया ना। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। समझ में आए तो अच्छी बात है, आप एक बड़ी मुसीबत में फंसने से पहले बच जाओगे। और नहीं आई तो फिर तो ऊपर वाले का ही कुछ कृपा है आप पर स्पेशल, फंसोगे तभी मानोगे। और मैं तो कहूंगा एक बार दोबारा देख लो इस पूरा सेशन को, पूरे वीडियो को, बच जाओगे। नहीं तो जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है दोस्त। 30 साल की उम्र तक आपको बहुत मजा आएगा खर्चे करने में, लेकिन उसके बाद जिंदगी ऐसा परेशान करेगी ना, करने का मन करेगा और कुछ नहीं। एक बात समझो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसके पास पैसे हैं। पैसे नहीं हैं तो जिंदगी बहुत परेशान करती है। और पैसे नहीं होने का मतलब, मैं उन कर्जों की बात कर रहा हूं, क्योंकि कर्ज के जाल में जब आप फंसोगे तो आपके हाथ में कमाई कितनी भी आए, ये सारे बैंक वाले लेकर के जाएंगे, तो जिंदगी आपको बहुत परेशान करेगी। इसलिए कर्ज से बचना है। कम कमाई अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम कमाई में बचत ज्यादा हो तो आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। बात समझ में आई, अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और आने वाले टाइम में इस पर से कौन सी चीज आप डिटेल में मेरे से सीखना चाहते हो, मैं पर्सनल फाइनेंस पर बहुत सारे सेशन करने का प्लान कर रहा हूं। कौन सी चीज आपको सीखना है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना।